हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल मेरी स्टडी। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें। आज हम चर्चा करेंगे संविधान से संबंधित, भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और ये आज के प्रश्न हमारे संबंधित हैं मौलिक अधिकार से, अर्थात फंडामेंटल राइट्स से। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो सीधे ना होकर घुमा कर आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं आज दिखाऊंगी कि किस तरह से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और क्या उनका उत्तर है, आपको उन्हें कैसे हैंडल करना है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ और आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? हमारा पहला प्रश्न कहता है कि फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? अब आप सोचेंगे फंडामेंटल राइट्स में ये शब्द क्यों प्रयोग हुआ? तो अगर हम फोर्थ स्टेट के बारे में बात करें तो देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो जहां जनता सरकार को चुनती है, मतलब हम सरकार को चुनते हैं और हमारा चुना हुआ जो एक सदस्य होता है वही देश पर शासन करता है। तो इसमें क्या होता है कि सरकार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की मदद से जनता के बीच में काम करती है। भाई तीन स्तंभ कौन कौन से हो गए? कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई और उसके साथ साथ में न्यायपालिका हो गई। ये 3 स्तंभ हो गए। ये ही 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो शासन को चलाते हैं। परंतु समाज में मीडिया की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रेस। प्रेस चतुर्थ स्तंभ माना गया है और ये जो है सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम करती है। जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करती है, इसी कारण इसे चतुर्थ स्तंभ कहा गया है। किसे? प्रेस को चतुर्थ स्तंभ कहा गया है। और भारतीय संविधान में अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो वहाँ 19 के 1 में प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। परंतु कितनी स्वतंत्रता दी गई है ये तो आप सभी जानते हैं। जो आने वाली जो रिपोर्ट्स आती हैं प्रेस की, उन पर जिस प्रकार से भारत के आंकड़े सामने निकल कर आते हैं वो बहुत ही दुखदाई है कि प्रेस की स्वतंत्रता की अगर बात करी जाए तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता बहुत हद तक अच्छी नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार क्या हैं? हमारे हिसाब से मौलिक अधिकार क्या हैं? कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, क्या ऐसा मौलिक अधिकारों के साथ है? या प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं, क्या ऐसा कोई प्रावधान है? या राष्ट्रपति की इच्छा से निलंबित हो सकते हैं, क्या ऐसा कोई प्रावधान है? या फिर आपातकाल में इन्हें निलंबित किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार वो है जिन्हें आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। अर्थात जब किसी भी प्रकार का आपातकाल लगा हो उस परिस्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। और पर इसमें एक अपवाद है। इसमें जो अपवाद है वो क्या कहता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो इन 2 अनुच्छेदों को जो मौलिक अधिकार में वर्णित है इन्हें आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। उसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सारे के सारे आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोजरायन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद निम्न में से कौन सा अधिकार को संशोधित किया गया था? ये एक वाद यहाँ हमारे सामने आया। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराजरायन 1951 का ये वाद था जिसमें कहा गया कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार था जिसको संशोधित किया गया। तो ये था भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जिसको संशोधित किया गया। तो ये मुकदमा 1951 का है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार था, अनुच्छेद 15 की यहाँ बात चल रही है, अनुच्छेद 15 की, जिसमें यहाँ पर संशोधन किया गया
और संशोधन करने के बाद क्या हुआ कि 15 के 4 में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, इसी को भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को जोड़ा गया और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े वर्ग के थे उनके लिए विशेष उपबंध किए गए। जैसे आप आरक्षण देखते हैं ना, उस तरह से विशेष उपबंध किए गए सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से कि उन जो निचले तबके के लोग हैं उनको सभी के समान लाया जा सके, सभी के समान मतलब समानता का व्यवहार उनके साथ किया जा सके। तो शिक्षा में और सामाजिकता में उन्हें समानता देने के लिए 15 के 4 में ये प्रावधान किया गया और भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है? सिख धर्म में कृपाण उनके लिए 5 के होते हैं जिन्हें वो धारण करते हैं, जैसे केश, कंघा, कच्छा, कृपाण, इस तरह से 5 होते हैं। तो उनमें कृपाण उनकी धार्मिक भावना का से जुड़ा एक मुख्य अंग है। तो ऐसी परिस्थिति में कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई? भाई यदि देखा जाए तो कृपाण एक अस्त्र है, परंतु ये कृपाण सिखों की धार्मिकता से जुड़ा हुआ है और अनुच्छेद 25 के तहत, मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 के तहत इन्हें मतलब सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? अब हम बात कर रहे हैं रिट्स पर। तो ये रिट कुछ हैं जो लेख जारी किए जाते हैं। तो कह रहे हैं जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है परमादेश। क्या कहा जाता है? परमादेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैंडमस। क्या कहते हैं? मैंडमस। और इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। सीधे साफ हो रहा है कि हम आदेश देते हैं कि मतलब आपको आपके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आदेश दे रहा है। अगर आप अपने कृत्यों का सही ढंग से, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पद पर यदि बैठा है या कोई लोक प्राधिकारी है तो वो अपने कृत्यों का अगर निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा है तो उसे इस रिट के माध्यम से उसके कृत्यों का निर्वहन करने का आदेश दिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। आगे चलते हैं तो प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि वह रिट जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को कहा जाता है। वो कौन सी रिट है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था? तो ऐसी रिट को क्या कहते हैं? तो जब मेरा एक वीडियो मैंने डाला है जिसमें मैंने ये बताया है कि रिट्स सिर्फ हिंदी में नहीं याद करनी है, उनके नामों को और उनके अर्थों को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको याद रखना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शंस, ये प्रश्न मैंने बनाया नहीं, ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में इसी तरह से। तो इस प्रश्न के आप ऑप्शंस देखिए कि आयोग ने बच्चों को फंसाने के लिए इन ऑप्शंस को इंग्लिश में पूछा है, तो जिसे इनका मतलब अंग्रेजी में नहीं पता होगा वो इसका उत्तर नहीं दे सकता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है मैंडमस, अर्थात परमादेश, हम आदेश देते हैं। तो मैंडमस इसका सही उत्तर है। इसके तहत कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे शक्तियां दी गई हैं और जिसके अंतर्गत उसे वो कार्य करने चाहिए। तो ये मैंडमस कहता है, जिसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? वो कौन सी रिट है जो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, देखती है कि क्या वो सही ढंग से कार्य कर रहे हैं? तो ऐसी कौन सी रिट है? ये रिट है, इसका सही उत्तर है उत्प्रेषण। क्या इसका सही उत्तर है? उत्प्रेषण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सर्श्योररी। सर्श्योररी इसे इंग्लिश में बोला जाता है और इसका अर्थ है पूर्णतः सूचित किया जाता है। पूर्णतः सूचित किया जाता है, यही है उत्प्रेषण। तो इसमें वो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति पर ध्यान दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप हमें सूचित कीजिए कि अगर कोई मामला आपके क्षेत्र से बाहर है तो आप जो उच्च न्यायालय हैं या सर्वोच्च न्यायालय हैं, जो वरिष्ठ न्यायालय हैं, उन्हें सूचित कीजिए, यही इसका अर्थ है। नेक्स्ट
संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? प्रश्न संख्या 8 कहता है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो जो इसका सही उत्तर है वो है 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। जो संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसके द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब ये एक विधिक या कानूनी अधिकार है जिसको 300 के का में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 300 के का में अब संपत्ति के अधिकार को वर्णित किया गया है और ये अब केवल कानूनी अधिकार है कि आप कानून की सहायता ले सकते हैं, लेकिन अब आप सर्वोच्च न्यायालय में जाकर ये नहीं कह सकते कि संपत्ति का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है। तो ऐसी परिस्थितियों को समाप्त करके 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को 300 के का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? तो इसका सही उत्तर है 1976। बी बिल्कुल सही है। 1976 में अनुच्छेद 23 के तहत यहाँ बंधुआ मजदूरों के लिए एक प्रावधान लाया गया कि उन्हें बंधुआ मजदूरी से न सिर्फ मुक्त कराया जाएगा बल्कि उनके पुनर्वसन मतलब फिर से कहीं बसने की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाएगी और ये उनका मौलिक अधिकार है। अर्थात किसी को भी बंधुआ मजदूरी के तहत बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता और सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में कौन सी समानता मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान में कौन सी समानता मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? वो कौन सी समानता है भाई? यदि हम देखें कानून के समक्ष समानता, तो जी हाँ, कानून के समक्ष समानता दी गई है। और कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो अनुच्छेद 14 है उसमें कानून के समक्ष समानता को वर्णित किया गया है। वहीं हम बात करें सामाजिक समानता की तो अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन है और अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन किया गया है। परंतु हम बात करें आर्थिक समानता की तो आप स्वयं ये चीज़ इसका अवलोकन करते होंगे कि आर्थिक समानता की कहीं बात नहीं की गई है। भाई, एक व्यक्ति जिसके पास लाखों करोड़ों रुपया है और एक व्यक्ति जो कि गरीबी में जीवन यापन कर रहा है, तो अगर आर्थिक समानता होती तो क्या ये असमानता देखने को मिलती? तो नहीं। परंतु आर्थिक समानता मौलिक अधिकारों में वर्णित नहीं की गई है। केवल कानून के समक्ष समानता है अनुच्छेद 14 में, सामाजिक समानता है और अवसर की समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान के अनुसार मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? वो कौन है जो मूल अधिकारों की रक्षा करता है या यदि कोई व्यक्ति मूल अधिकारों का हनन करता है या उन्हें छीनने का प्रयास करता है तो उसे दंड देता है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही है जो मूल अधिकारों का संरक्षक है और इसके लिए वो 5 रिट जारी करता है। तो मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए ही ये 5 रिट जारी की जाती हैं, ये इनके संरक्षण के लिए ही बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12 कहता है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के तहत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए कब तक बंदी रह सकता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न घुमाकर आपसे पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के तहत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए कब तक बंदी रह सकता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है 3 माह तक। अर्थात किसी भी व्यक्ति को 3 महीने तक बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। अनुच्छेद 22 का 4 के अनुसार 3 माह से अधिक है तो मामला फिर क्या होगा? मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाएगा। अनुच्छेद 22 के 4 में ऐसा कहा गया है कि यदि मामला 3 माह से ऊपर का हो गया है तो फिर एक सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाएगा मामला और फिर वो इस पर निर्णय देगा कि क्या उस व्यक्ति को आगे भी बंदी बनाकर बिना मुकदमे के रखा जा सकता है या नहीं। तो अंतिम निर्णय फिर कौन देगा? वो जो सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा वो अंतिम निर्णय देगा। तो 3 माह तक बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस आधार पर नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता?
भाई कौन से वो आधार हैं जिनके द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो जो इसका सही उत्तर है वो है अवांछनीय आलोचना। इसके आधार पर, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 2 में अगर हम बात करें तो उसके तहत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, और उसमें भी कहा गया है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, और वहीं लोक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, इसके साथ साथ मानहानि या किसी अपराध के संरक्षण के आधार पर, ये सारे वो आधार हैं जिनके आधार पर इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। परंतु किसी भी अवांछनीय आलोचना करने पर आपकी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो इसमें भारत की संप्रभुता, यदि आप हनन हो रहा है आपके विचार और अभिव्यक्ति से, या लोक व्यवस्था में कुछ गड़बड़ हो रही है, न्यायपालिका का अपमान हो रहा है, तो फिर आपकी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 14 कहता है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? अगर हम भारतीय संविधान में देखें तो क्या वैदिक प्रक्रिया हो सकती है, या दृष्टांत और अभिसमय हो सकता है, या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? तो जो न्यायिक पुनरावलोकन का आधार होगा वो होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो प्रक्रिया होगी उसी के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा, और यही इसका आधार माना जाएगा, ना कि वैदिक प्रक्रिया और ना ही दृष्टांत और अभिसमय। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। प्रश्न संख्या 15 और आज का हमारा अंतिम प्रश्न ये कहता है कि जब सेना विधि प्रवृत्त हो तब किस अनुच्छेद के तहत दंड, ये कुछ यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, सेना विधि के तहत किए गए कार्यों को विधि मान्य घोषित कर सकती है। जब सेना विधि प्रवृत्त हो तब किस अनुच्छेद के तहत सेना विधि के तहत किए गए कार्यों को विधि मान्य घोषित कर सकती है? यहाँ पर संसद था, कभी कभी जब टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर संसद था। संसद सेना विधि के तहत किए गए कार्यों को विधिमान घोषित कर सकती है। तो किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 34 के तहत ऐसा किया जा सकता है कि भारत में किसी भी राज्य क्षेत्र में यदि सेना विधि लागू हो, किसी भी राज्य क्षेत्र में अगर सेना का कानून चल रहा है, सेना विधि लागू है, तो ऐसी परिस्थिति में संसद की विधि बनाने से संबंधित शक्ति अनुच्छेद 34 में वर्णित की गई है। आशा करती हूँ आपको आज का सेशन हमारा पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी संदेह हुआ करे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और लोगों तक इसे पहुँचाएं। बने रहिए नेरी स्टडी के साथ। थैंक यू सो मच।